ओके, सो ये सब हमने अभी डिस्कस किया। नाउ सो बेसिकली मैं दो एक्सरसाइज मतलब दो कैलकुलेशन तुमसे और करवाऊंगी, सो दैट हम पैकिंग एफिशिएंसी पे लैंड अप हो जाए। और बिफोर हैंड आई वांट टू मतलब तुम लोग से ये कैलकुलेट करवाना चाहती हूँ। सो वी विल कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो एज लेंथ का मतलब है मुझे रिलेशन ए एंड आर, जो एटम का रेडियस होता है उसके बीच में बेसिकली मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो फॉर SCC द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट along corner will touch each other, right? और ये सिर्फ दिस प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्योंकि वेरिएशन आ जाता है तो स्पेस बनाने के लिए एटम एट द कॉर्नर दे डोंट टच ईच अदर एनीमोर, बट सिंपल में ऐसा इनिशियली दे टच ईच अदर, जो कॉर्नर एटम्स है। थोड़ा सा क्यूब मेरा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो इनका डिस्टेंस मैंने बताया था, मिनिमम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अगर 2r है तो मतलब दे विल टच ईच अदर। इफ माई डिस्टेंस इज मोर देन 2r दे विल नॉट टच ईच अदर। ठीक है, क्योंकि रेडियस ही मेरे एटम का r है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द एटम। सो बेसिकली इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a विल बी 2r, स्मॉल r लिख लेती हूँ अभी। ओके, और दूसरा जो केस आता है सेकेंड वाला BCC के केस में, BCC के केस में ये बॉडी डायगोनल है। ओके, और बॉडी डायगोनल में मान लो इट ये थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ रहा है मुझे, ये ऐसे नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही समझ लो, ये R होगा। बीच वाला 2r होगा और फिर r होगा। ये 2R होगा और ये R होगा। ये तीनों इक्वलेंट मान के चलना, ठीक है? ये थोड़े स्क्वायर ऐसे हो गए हैं। ठीक है, और बॉडी डायगोनल का ये कितना होता था? ये तो A है और ये भी A है, और ये वाला होता था हमारा, हाँ ये हमारा √2a होता था। तो हमारा बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता था बेसिकली ये वाली लेंथ जो आएगी जब मैं कैलकुलेट करूंगी, तो दिस लेंथ विल बी √3a। तो माई इसका सम करो,
R plus 2R plus R will 4R is equals to root 3, right? Okay, root 3. 4R is equal to root 3A and my A will be equal to 4R by root 3. Okay. और इसका जो एटम्स था तो FCC इसमें कौन सा होगा? एटम्स विल कौन से अलोंग? पेज पे जो डायगोनल होता है उसमें। सो एटम्स present along face diagonal will touch each other. ठीक है, इसका कैलकुलेट करो जरा 1 मिनट। मैं कैलकुलेट करता हूँ। मैं ड्रॉ करती तब तक। ये तो दी एक सरफेस पे हमारे एक कॉर्नर वाले होंगे, एक सेंटर वाला रहेगा, ठीक है, अगर हम उतना लेके चलते हैं। तो FCC क्यूबिक यूनिट सेल में कौन कौन से एटम आपस में टच करते हैं? मतलब फेस वाले ना? कॉर्नर, फेस सेंटर्ड और कॉर्नर, फेस अलोंग फेस डायगोनल दे विल टच ईच अदर, करेक्ट? हाँ हाँ। तो ये फेस डायगोनल में ड्रॉ करूंगी। 4R is equals to 1/2A। ये इस तरीके से इसमें आएगा और ये आएगा, ये R होगा, ये 2R होगा और ये R होगा। तो इसमें जो फेस डायगोनल की लेंथ होती है ये मतलब हमको पता है ये A है, ये A है, दिस विल बी अंडर द रूट 2A, करेक्ट? तो माई मतलब ये R plus 2R plus R will be under the root 2A, 4R under the root 2A and my A 4 by root 2R. So this is there. और इसमें तुम ऐसे कंपेयर भी कर सकते हो कि SCC के केस में मेरा A क्या था 2R, BCC के केस में मेरा A क्या था 4 by root 2R और SCC के केस में मेरा एज लेंथ कितना है 4 by root 2R। तो इसमें सबसे मतलब एज लेंथ किसकी कंपैरिजन में, किसकी तीनों में किसकी ज्यादा है? R2A जो है इसमें 2R वाला है उसका सबसे ज्यादा है। इसको 2√2 भी लिख सकते हो ना? हाँ नहीं चाहिए तो उससे ज्यादा हो रहा है। और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 1.7 हाँ 1.7 तो √2 की बता दूं। बेसिकली FCC का जो एज लेंथ होती है is greater than SCC and BCC. Okay, and this is also मतलब इसको जस्टिफाई कर सकते हैं because the FCC में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस वजह से मतलब उसका जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो उसका एज लेंथ ज्यादा ही होना चाहिए in comparison to simple and body center. Okay. So अभी क्लास एंड करूँ या मेरे को क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट करवाना है, फिर पैकिंग एफिशिएंसी पे आएंगे। आलोक से पूछ लीजिए। आलोक
हाँ दीदी। नींद आ रही है? इसका क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो एक काम तो है करते हैं, भाई। फिर मैं यहीं पे क्लास अभी स्टॉप करती हूँ। कल मैं बताती हूँ टाइमिंग, ठीक है? ओके। अच्छा जी, अब हाँ बोलो। जैसे कि इसमें है, तो हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हम्म एटम्स के टाइम पे तो बहुत छोटे होगा, हम्म। है ना? और हाँ अलग अलग टाइप के एटम होंगे, जैसे कि सेंटर में NaCl Na है और कॉर्नर पे Cl है, ऐसा टाइप का, हम्म मतलब हम्म। आर तो हमारा चेंज हो जाएगा। तो यस, फायदा क्या है ऐसा कैलकुलेट करके? एक्चुअली ये मैं तुम्हें जो कैलकुलेट करवा रही हूँ ना, ये क्योंकि जब हम देखो, जब हम गैस के बारे में भी पढ़ते हैं तो गैस को कैसे पढ़ते हैं कि देर इज वन आइडियल गैस, आइडियल। ठीक है? फिर उसका डेविएशन पढ़ते हैं कि आइडियल गैस से क्या डेविएशन होगा, तो नॉन आइडियल गैस। फिर क्योंकि ऑब्वियसली हमको फिर वो स्टेटमेंट मिलता है कि जितनी भी गैसेस है कोई भी आइडियल नहीं होती है, सारी नॉन आइडियल होती है। हाँ। तो फिर आइडियल केस पढ़ ही क्यों रहे हम? क्योंकि जो चीज हमें कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम मतलब कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं समझा सकते या नहीं हमें समझ में आती है, सिंपलिसिटी का, उसका हम सिंपल उसका बनाना। हम उसका हम जितना सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है वो उसको पहले पढ़ते हैं। फिर उसमें हम वेरिएशन करके चीजें देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये आइडियल है, फिर ये नॉन आइडियल केस कब होगा, ऐसे होगा। फिर हमें पता ही है, क्योंकि हमारे पूरे नेचर में सारी चीजें मतलब बेसिकली सारी गैसेस नॉन नॉन आइडियल होती है। तो वैसे ही जैसे जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं सॉलिड के, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे प्योर FCC, प्योर BCC, प्योर सिंपल क्यूबिक यूनिट में प्रेजेंट होंगे। पर हमें वो सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले तुम्हारा वो आइडियल केस तुम्हारे दिमाग में जब होगा, तो उसको पहले तुम अपने दिमाग में पोर्ट्रेट करोगे, देन उसके बाद तुम उस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकोगे। जब तुम ठीक है। वो हाँ, जब तुम वो इनिशियल आइडियल केस तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे ना, तो तुम कॉम्प्लेक्सिटी को समझ भी नहीं पाओगे, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए पहले हम बेसिकली इसमें मैंने क्या किया है, जो तुम्हें एक्सरसाइज अभी करा रही हूँ, इसमें हम एज लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट सेल की। और फिर इसके बाद मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करवाऊंगी यूनिट सेल, मतलब एटम का उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में। फिर वहां से ये पता लगाएंगे कि कितना हमारा यूनिट सेल में स्पेस फिलअप हुआ है एटम से और कितना स्पेस खाली है, तो वो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाता है। तो फिर हम कंपेयर करेंगे कौन से मतलब BCC, FCC या सिंपल में किसमें सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब कि हमारे एटम कितने अच्छे से स्पेस को यूज करके फिलअप कर रहे हैं और कितना मतलब एम्प्टी स्पेस खाली छोड़ रहे हैं, तो वहां से एम्प्टी स्पेस जिसमें सबसे कम होगा वो पैकिंग उसका ज्यादा अच्छा जिसमें क्या कम होगा, है। एम्प्टी स्पेस। जिसमें या तो बेसिकली जिसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि उसका एम्प्टी स्पेस कम है, तो हाँ वही, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। तो ये हम कल या परसों में बताती हूँ टाइम, ठीक है? मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब इससे अलग है, मतलब ओके सॉलिड हाँ। स्टेट से नहीं है। हम्म तो वो एक मतलब एक एटम के अंदर हम्म हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो हम्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में के घूम रहा होगा, ठीक है? हम्म। तो उसका कोई निश्चित पाथ नहीं है, उस वो किस स्पीड से एक अरे जगह से तुम्हारा दूसरे जगह वॉइस पे ना जाता बीच है? में ब्रेक हो गया था, तो तुम क्या कह रहे थे, उसका कोई पाथ नहीं है उसके बाद? मतलब हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, उसमें हाँ हाँ एक हाँ। इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ठीक है? उसका कोई हम्म। पाथ तो निश्चित है नहीं, बस इतना ठीक है। निश्चित है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर रहेगा। हम्म। तो तुम क्या कह रहे हो तो कि वो हाँ वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाँ। हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब कि जाएगा, ठीक है? तो हम्म। वो किस स्पीड से जाएगा जो हम उसका पाथ ही नहीं मेजर कर पा रहे हैं, मतलब तो तुम जो ये कह रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उसकी वो किस तरीके से जाएगा और किस स्पीड से जाएगा?
अच्छा, और कैसे जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहा है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? फोर्सेस भी लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिटवीन मतलब किसके बीच में? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के। यस, करेक्ट। मेरा पेन कहाँ गया? एक मिनट। तो बेसिकली ये मेरे पास पॉजिटिव एक न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होके मिल जाएंगे तो ये फिनिश हो जाएगा ना, एक प्लस है एक नेगेटिव है, और अगर ये बराबर है तो फिनिश हो जाएगा। पर एटम जो है, मैंने हाँ, वो कोलैप्स तो होता मैंने नहीं है, वो पढ़ा तो, था। हाँ, एग्जिस्ट, मतलब वो, मतलब अगर ऐसा होता कि मेरा एटम में जो न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर आपस में वो कोलाइड कर जाते तो मेरा एटम कोलैप्स हो जाता, खत्म हो जाता। तो जो हाँ। भी हमारे पास मैटर होते हैं जो इतने मतलब मिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दे एग्जिस्ट, तो उसमें क्या होता है कि वो कोलैप्स हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो वो तो खत्म हो जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। तो इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मैक्सवेल ने दिया था, जिसने कहा था कि मेरा जो एक्चुअल में बेसिकली क्या कह रहे थे कि जब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और बीच में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज समथिंग है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया था। तो बेसिकली वहां पे जो जैसे जो फोर्स एग्जिस्ट होते हैं इन दोनों के बीच में, बिकॉज हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा रोटेटिंग स्टेट में होता है, तो फिर हमने क्या कहा था कि ये जैसे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज रोटेट कर रही होती है ना और एक चीज उसको पुल कर रही है, तो यहाँ पे दो दो फोर्स लग रहे होते हैं। एक फोर्स तो उसको आगे फेंकता है और एक फोर्स उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दोनों फोर्स ऐसे कंपीटिंग होते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये इसका डायरेक्शन ऐसे 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 जाता रहता है और ये इधर को खींचता भी रहता है। इस वजह से ये एक सर्कुलर या ऐसा कुछ ऑर्बिटल मतलब मोशन में ये मूव करता है अराउंड न्यूक्लियस। तो ये तो फोर्स है जो एग्जिस्ट कर रहा है। जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि उसका वेलोसिटी, उसका कोई पाथ, हाँ ठीक है, पाथ का मतलब पाथ वाला क्वेश्चन ये है कि वो ऐसे सर्कुलर पाथ, उसका ये नहीं होता कि बहुत ही मतलब कि सर्कुलर पाथ में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये बेसिकली अगर मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ ऐसे ऐसे करके टाइम के साथ वो कुछ चेंज होते हुए भी, सर्कुलर नहीं होगा। हाँ, तो उस तरीके से वो मूव करता है। तो हाँ, मतलब एक डिफाइन का मतलब ये है कि वो ये नहीं है कि ये पाथ फिक्स हो गया तो वो एवरी टाइम इसी पॉइंट में मूव करेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो तुम पूछ क्या रहे थे अब? ठीक है, अगर तो मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि इलेक्ट्रॉन हर टाइम पे वहीं पर रहता ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के अंदर हर टाइम पे रहता ही है, क्योंकि अगर हाँ, बहुत समय मतलब के अगर वो बहुत छोटे पार्ट उसका में देखे जाते फोर्स हैं ऑफ तो। अट्रैक्शन, हाँ एग्जैक्टली, अगर वो उसका न्यूक्लियस के एक एट्रैक्टिव फोर्स से बाहर जाना चाहेगा तो वो मतलब है कि या तो उस इलेक्ट्रॉन को एक मतलब एनर्जी मिल गई है इतनी ज्यादा कि वो उसको अपनी एनर्जी लेवल्स को स्केप करके वहां से उस अट्रैक्टिव फोर्स से पुल आउट होके बाहर चले जा रहा है, ठीक है, तो फ्री हो जा रहा है, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो हम्म, वो तो तभी होगा या तो तुमने उसको एनर्जी सप्लाई करी है जिसने इस फोर्स को ओवरकम कर दिया, ठीक है, और वो ठीक है। उसको इतना एक्स्ट्रा फोर्स मतलब मिल गया, एनर्जी मिल गई है जो इसको ओवरकम करके मेरा इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होके बाहर चला गया। और ये क्या बन गया फिर, ये कोई कैटाइन बन गया है मान लो, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। हाँ, हाँ, तो जैसे कि एक मिनट। हाँ, देखिए पी सेल जो होता है तो वो तो डबल टाइप का होता है मतलब। हाँ हाँ, हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा फिर? उसमें तो मतलब कि ये तो तो सर्कुलर टाइप का हो गया, मतलब स्फीयर टाइप का। तो ये पी टाइप तो डबल टाइप का हो गया, तो वहां पे हम्म। इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करेगा? हाँ, तो जो पी शेप होता है तो पी को हम बेसिकली ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये हाँ। वाई, ये पी जेड हो गया मान लो इसको, ठीक है। फिर एक होता है हम्म। इस तरीके से पी एक्स, पी वाई,
ऐसे मान लो ये एक्सिस के अलोंग। तो बेसिकली हाँ यहाँ पे हम इसको नोड कहते हैं। नोड का मतलब ये है हाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, मतलब कि ठीक इस है। जहाँ पे नोड होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन का पाने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। तो बेसिकली जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो पी का जो शेप है, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल बी इन, मतलब एक्चुअल में ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करते तो देखा नहीं है, पर पी ये ऑर्बिटल से ही बस इतना पता चलता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो जब भी मूव करेगा तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसका पाने का पीजेड में, ये वाले पोर्शन में होगा। ठीक है, तो जो तुम पूछ रहे हो उसका मेरे को ऐसे डिफाइन आंसर तो नहीं पता है कि मतलब अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है मेरा, तो मेरा इलेक्ट्रॉन पीजेड में अगर मूव कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो डम्बल शेप में मूव करेगा, पर मतलब डेफिनेटली उसका जो भी मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा कि वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसका यहाँ पे है पाने। बस ये मैं कह सकती हूँ। अच्छा, तो अब तो इनका जो मतलब इस एरिया के अलावा जो इसके स्फीयर टाइप के एरिया के में, मतलब कि इस एरिया को छोड़ दें और इसी का एरिया का हम लोग अगर स्फीयर बनाए पूरा, अब इसकी देखो रेडियस के हिसाब मैं का। बताती हूँ, तुम थोड़ा सा कहाँ पे थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ ना, तो तुमने फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम्म, पढ़ा था। तुमने जो हाँ जितने भी ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, तो देयर इज 1s 2s ऐसे करके ऑर्बिटल आता है ना, फिर 2p, हाँ करेक्ट। तो वो अबोव प्रिंसिपल से हाँ तुमने उसको फिल अप किया था। तो वो वो हाँ जो ये जो भी ऑर्बिटल आते हैं, इनकी एनर्जी बढ़ती है, मतलब 1s की सबसे कम होती है, फिर 2s की होती है, फिर धीरे धीरे सबकी एनर्जी बढ़ती है। तो तुम सोच रहे हो कि जो मेरा हाइड्रोजन एटम का पहला मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहाँ पे होगा, जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी मतलब में रहना पसंद करेगा ना, तो वो 1s1 में हाँ जाएगा। तो मतलब कि वो कभी पी में गया ही नहीं है। तुम समझ रहे हो? तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हाँ, से मैं होती है? समझ रहा हूँ। लोवेस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो अगर तुम मुझसे अभी ऐसे क्वेश्चन हाँ करोगे, तो उसमें तुम्हें मेरे को बताना पड़ेगा कि ऑलरेडी बाकी लोअर एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप है, तो मेरा वो इलेक्ट्रॉन इसलिए वहां नहीं जाके पी में है। ठीक है, तुम समझ रहे हो? ठीक है, मतलब वो वन मान एस और टू लीजिए। एस में नहीं है, हाँ, वो पी में आ गया है। मैं ये बात तो समझ गया कि मेरे हम्म को बस ये पूछना है कि मान लीजिए कोई एक एटम है हम्म जो पी पीक एट जो सबसेल है हमारा, वहां तक उसके पहले तक फिल है और पी में फिल्ड है। केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। हाँ, हम्म तो 1s 2s और 2p होएगा ना, तो उसी में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी तीन हाँ ठीक है। लिथियम ले सकते हैं। ओके। ठीक है, तो लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा पी में, वो तो डंबल हम्म शेप में ऐसे घूम रहेगा। तो हम्म जो आपने बोला कि इस ऊपर और नीचे पीजेड और जो पीजेड डैश वाले हम्म में होएगा, हम्म इनमें मिलने का चांसेस ज्यादा है, तो बाकी एरिया में तो जाएगा ही नहीं क्या? मतलब कैसे रोटेट करेगा वहां पे? मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ पे कैसे रोटेट करेगा पी जेड और पी डैश में? तो नहीं, तुम अगर वो देखो, अगर वो पी में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो देखो ये पी एक्स, हम्म, पी वाई और पी जेड जो डायरेक्शन मैंने हम्म, दिया है, ये तीनों इक्वलेंट है। तुम समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन हाँ के लिए कोई एक्स वाई जेड तो है नहीं। ये तो हम अपने लिए हाँ बनाते हैं कि अलोंग जेड, अलोंग एक्स, अलोंग वाई। तो ये इक्वलेंट है मेरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कोई जेड है, ये तीनों ही पी है। तो इलेक्ट्रॉन तीनों में से किसी में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो बाकी एरिया में टैब नहीं मिलेगा, क्या वहां बाकी से काफी अगर, फील्ड हाँ हो देखो, जाएगा? बाकी 1s और 2s स्पेस में वो है, बाकी एरिया में नहीं मिलेगा। मतलब जो ऑर्बिटल मतलब का मीनिंग ही ये है बताने का कि बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रॉन का ना एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, तो इसीलिए वी ऑलवेज स्पीक ऑन की प्रोबेबिलिटी, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फाइंडिंग, मतलब इन इनसाइड एस, 2s, पी, डी, ये ऑर्बिटल्स में उसका क्या प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करने का। तो उसके लिए हमने ऑर्बिटल डिफाइन किया है कि देयर आर ऑर्बिटल्स
तो ऑर्बिटल गिव अस कि उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी क्या कितना होगा पाने का, ठीक है। तुम समझ रहे हो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो मतलब है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि इसका डुअल नेचर भी है, वो कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी लाइट की तरह बिहेव करता है। वेव। हाँ, वेव की तरह बिहेव करता है। तो और अगर तुमने वो स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा है, मतलब पढ़ा होगा उसके बारे में एटलीस्ट, टू स्लिट करके एक एक्सपेरिमेंट है ना, स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इसी का अभी याद नहीं। पार्टिकल एंड वेव नेचर को डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन के। तो उसमें बेसिकली ऐसे मतलब ऐसे मतलब एक आई थिंक एक स्टेटमेंट था या ऐसे मैंने मतलब उसमें पढ़ा था। तो उसमें ये वो लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर इफ यू आर वाचिंग द इलेक्ट्रॉन ना, तो वो ऐसे पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अगर तुम नहीं देखते हो तो नहीं, अगर इफ यू ऐसे कुछ था कि इफ यू आर वाचिंग देन इट विल बिहेव एज अ पार्टिकल, अदरवाइज इट विल बिहेव एज अ वेव। तो वो एक ये टू क्या स्लिट बात हुई, उसकी कोई एक्सपेरिमेंट। आंख है क्या? रुको मैं उसके तुम्हें, पास आंखें थोड़ी ना। मैं वो एक्सपेरिमेंट तुम्हें शेयर करूंगी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाँ है, ठीक है, ठीक है। मैं मैंने भी लिख सुना देती था हूँ। मतलब। इसके बारे में मैं कुछ तुम ग्रुप में शेयर करूंगी, वो एक बार पढ़ना, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, अभी स्टॉप करती हूँ। ओके।